अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक़ बात। ख़वातीन हज़रात, आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात चलाने और तमाम के तमाम उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इंतशार फैलाया मुल्क के अंदर, ये तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया था, उनके ऊपर मुकदमा बनाए जाएंगे आर्मी एक्ट के तहत। और ये मंजूरी दी गई है कबीना के अंदर से और उन पार्टियों की तरफ से जो कि इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। लेकिन ये एक खुशाइन बात ये है कि ये जितने मामलात होते हैं आर्मी कोर्ट्स के अंदर, कानून तो आपको पता होंगे और ये चीज़ ही बहुत है। जो कुछ इन लोगों ने जो आर्मी तनसीबात के ऊपर ही सिर्फ हमला किया है वही बहुत है इनके ऊपर मुकदमात चलाने के लिए आर्मी कोर्ट्स के अंदर। दूसरी तरफ मैं ये बात अब ये करने लगा हूँ कि जो ये मुकदमात होते हैं वो उसमें ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल किस्म की कोर्ट्स बनाए जाते हैं आर्मी एक्ट के तहत, और उनको जो मेजर से लेके उसके ऊपर के तमाम रैंक के वो लोग सुनते हैं और जल्द अज जल्द फौरी तौर पे इंसाफ फराहम किया जाता है। यानी 20-25 या एक महीने के अंदर अंदर ये केसेस सुन के और इनको निपटा दिया जाता है और जल्द अज जल्द हमें ये पता चल जाता है कि इसका मुजरिम कौन है या बरी होना है, तो फिर बाइज़्ज़त बरी भी हो जाते हैं। इसके अंदर वकील की भी चॉइस होती है कि अगर कोई आप वकील रखना चाहें प्राइवेट, तो आप वो सिविलियन प्राइवेट वकील कोई भी रख सकते हैं। अब इमरान खान साहब के ऊपर इसके तहत मुकदमा चलाने, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की एक वजह तो ये समझ आती है कि हुकूमत से वो काबू नहीं आ रहे थे और जिसकी वजह से उन्होंने ये मंजूरी दी है कि उनके ऊपर किया जाए। लेकिन कतई नज़र ये एक परसेप्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन है। दूसरी तरफ जो हकीकत है इस वक्त वो ये है, जो सामने नज़र आ रही है वो ये है कि पीटीआई की पार्टी के जो वर्कर्स थे, जो उनके कारकुनान थे, उन्होंने तोड़ फोड़ की। तोड़ फोड़ ना सिर्फ ये की कि लोगों की चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जिसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लेता, बल्कि उन्होंने सरकारी अमलाक के ऊपर नुकसान पहुंचाया। और सरकारी अमलाक के ऊपर भी पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर एक मरतबा हमला हुआ था या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, लेकिन उसके केसेस भी जो सिविल अदालतें सुनती रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे पेश आया वो कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस यानी कि उसके अंदर जो हमला किया गया, और फिर जो GHQ के अंदर और PF बेस मियांवाली के अंदर और जो मिलिट्री की तनसीबात को हमला किया गया। अब बहुत से जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर से ये खबरें आ रही हैं कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये प्री प्लान थे और बाकायदा नक्शे दिए गए थे इनको कि यहाँ मार्क किए गए थे कि यहाँ जगह पे आपने ये तोड़ फोड़ और ये सब कुछ, ये इंतशार और ये धींगा मुश्ती तो नहीं, ये आपने हमले करने हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो मुकदमे चलाए जाएंगे इनको अवाम के सामने सुना जाए ताकि बाद में या फिर कोई ऐसा इंतशार ना पैदा हो कि गलत सज़ा हो गई, ये हो गई। क्योंकि आज तक नवाज शरीफ की सज़ा तो सिविल कोर्ट के अंदर जो उनको हुई है वो कोई मानने को नहीं तैयार। यहाँ बड़े बड़े सहाफ़ी बैठे हैं, यानी भुट्टो की सज़ा मानने को नहीं तैयार, तो इसकी सज़ा कौन मानेगा? ये आप जो करना है इसको एक्सप्लेन करना है और इसको बताना है आवाम को कि अगर इसके अंदर कोई मुलव्वस है, कोई भी जो मुलव्वस है, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो कुछ हमले हुए हैं वो तो हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे कौन था, वो जो कोई मुलव्वस था, अगर पीटीआई की लीडरशिप थी तो अगर वो थी और वो साबित होती है तो वो आवाम को दिखाना चाहिए कि ये ना सिर्फ फैसला नहीं बल्कि तमाम फैक्ट्स दिखाने चाहिए ताकि किसी को ये शक ना रह जाए कि हाँ ये नहीं था। उनके ज़हनों में ये ख़त्म हो जाना चाहिए और बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बाद में रिलेट करना शुरू कर देती हैं। यानी ये नहीं कह सकते कि आज इमरान खान जनाब बहुत बुरा है और सब कुछ है, तो वो कहेंगे कि ये जो दूसरे साइड पे बैठे हैं इस वक्त वो क्या मतलब दूध के धुल गए हैं या उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने क्या कुछ किया है, ये सवालात पैदा होते हैं। अब ये इन सवालात के जवाबात कैसे दिए जाते हैं, ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि ये देखने की बात है कि उनको आगे से किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है, उनके जवाबात कैसे दिए जाते हैं हुकूमत की तरफ से और जो भी दूसरे इदारे हैं उनकी तरफ से भी। दूसरी तरफ मौलाना साहब ने भी कॉल ऑफ कर दिया था और अदालत को प्रेशराइज करने के लिए आए हुए थे। अदालत भी एक हफ्ते आगे चली गई और मुझे नहीं लगता कि ये फैसला हो पाएगा और ये फैसला अगले 2 महीने तक भी लटका रहेगा, क्योंकि फैसला हो नहीं सकता। इस वक्त अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर एक अजीब सी सूरत हाल है, यानी सिक्योरिटी क्राइसिस भी इतना बढ़ चुका है इस वक्त, इतना बढ़ चुका है
کہ اللہ نہ کرے چیزیں ہاتھ سے نکل نہ جائیں، اور یہ ہاتھ سے نکل نہ جائیں اسی لیے ہی یہ زیرو ٹالرنس اپنائی گئی ہے کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب بس اس سے آگے اور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مطلب صحافیوں سے لے کے یوٹیوبر سے لے کے اور لیڈرشپ جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں سب کے خلاف، کارکنان سے لے کے لیڈرشپ تک سب کے خلاف یہ چلایا جائے گا، یہ زیرو ٹالرنس پالیسی، اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ویسے دوسری طرف عمران راز خان کی کوئی ابھی تک خبر نہیں آئی، اور یہ بہت سے آج صحافی نکلے ہوئے تھے ان کے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ہیں کہاں پہ، مطلب بالکل ان کا اتا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پہ ہیں، کوئی ان کی خبر نہیں آ رہی۔ جو ان کے صحافی تھے، جو پرانے صحافی تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ یوٹیوبر ہیں۔ اگر یوٹیوبر بھی ہیں یار، وہ کم سے کم انسان ہیں، پتہ چلنا چاہیے۔ مسنگ پرسن کے اندر میرے خیال میں تو ان کا بھی نام آ جائے گا، اور وہ واقعی میں مسنگ پرسنز کے اندر ہیں، تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ہیں کہاں پہ۔ ایسے نہ ہو کہ کہیں میرے ذہن میں کبھی یہ بھی آ رہا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ اس اتنے پولیٹیکل کرائسس کے اندر کہیں خود ہی چھپ کے بیٹھ جائیں، اور کیونکہ بیانات تو پھر وہی آنے ہیں نا، جو پارٹی کی طرف، ایک پارٹی جس کے اوپر حملہ ہوئی پڑی ہے اس وقت ریاست کے اوپر، تو اس نے تو یہی بیان دینا ہے کہ اس ادارے نے ان کو جو ہے وہ اغوا کیا ہے۔ وہ ایسے نہ ہو وہ خود ہی کہیں چھپ کے بیٹھ جائیں کہ یہ سارے پھڈے سے نکل جاؤں ایک مرتبہ آرام سے، یہ پھڈے ختم ہو جائیں تو پھر باہر آ جاؤں گا، اور اس وقت تک جب تک وہ باہر نہ آئے یہ دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے اور چڑھی ہوئی ہوں، مطلب بیانات پہ بیانات دیتے رہے ان کے خلاف۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس تمام کیوس اور اس تمام کی تمام جھنجھٹ سے نکل کے اور ترقی کی طرف جائے گا، الیکشنز کی طرف جائے گا، اور پرامن جو ہے ملک بن کے آگے جائے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔